नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। कविता ने अपनी सास से बोला, माँ जी आज क्या बनाऊं खाने में? रमा जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे हमसे ही पूछकर बनाती आई है। कविता ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सब्जी लाते हैं तो हमेशा पूछकर ही बनाती आई हूँ। जब आप लेती हैं तो एक ही लेती हैं, इसमें भला क्या पूछना। रमा जी जबान तो कैची जैसी हो गई है इसकी, देखो तो कैसे जवाब देती है, हर वक्त चलती रहती है। कैसे संस्कार दिए हैं मैके वालों ने, वैसे ही तो दिखाएगी यहाँ। ना खाना बनाना आता है ना घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी से। कविता बोली, माँ जी आप मेरे संस्कार की बात ना करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास, बच्चे आते होंगे स्कूल से। कविता इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये कविता के ससुराल में रोज होता। उसके और अखिल के विवाह को इतने साल पूरे हो चुके हैं, 10 साल तक चू भी नहीं किया कविता ने। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननद पति बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का भी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसे आई कि 1 साल में ही सास से तंग होकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को कविता ही बुरी लगती। रमा जी कहती, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में कविता से दुगने पैसे जो लेकर आई थी, ऊपर से उसके पिता बड़े भाई छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सामान देकर जाते रमा जी को, जो रमा जी की जुबान बंद करने के लिए काफी होता। कहकर जाते, रमा जी हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम लगवा दे नौकरानी। खूब जवाब देती छोटी की बहू, पर मजाल है उसको एक सुनाई हो आज तक रमा जी ने, क्योंकि सामान पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने को तैयार थी रमा जी। दूसरी तरफ बेचारी कविता गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते थे। जब विवाह करके आई तो अखिल ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। कविता भी अखिल की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि अखिल को लगता था कि कहीं मेरे भाई बहन की तरफ कविता का ध्यान कम ना हो जाए। वैसे तो अखिल कविता को बहुत प्यार करता था। उसी के सहारे वो रमा जी को करेले से भी कड़वी बातों की शहद की तरह घोलकर पीती रही। 1 साल पहले ननद रानी भी घर से विदा हो गई, पर अब कविता जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे, कविता ने एक बार समझ ली थी कि आप जितना जुल्म सहोगे, लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन अपने आवाज़ उठाए उस दिन से कुछ कम हो जाएंगे। कविता खाना बना रही होती है और अपनी सोचों में गुम होती है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। रमा जी, एरी सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? कब से घंटी बज रही है? बहरी हो गई है? दिखता नहीं है मैं पूजा कर रही हूँ। बबीता जी इतना कहकर अपने जाप करने लगी। कविता दौड़ती हुई आई और दरवाजा खोली। अरे सोनम, आप इस समय सब ठीक तो है ना? सोनम गुस्से में, अरे भाभी अंदर भी आने दोगे या सब बाहर ही पूछ लोगी? सोनम रोती हुई चिढ़कर बोली। अपनी बिटिया की आवाज सुनकर रमा जी पूजा बीच में ही छोड़ करके आ गई। रमा जी, सोनम सब ठीक तो है? रात के इस वक्त तू अकेली आई है या दामाद जी भी साथ है? सोनम, माँ अनर्थ हो गया। आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मार के घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मैके, हमें अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना आज के बाद। रमा जी गुस्से में, इतनी हिम्मत उन 2 कौड़ी के लोगों की? मुझे तो पहले ही पता था
वो ऐसे ही हैं। पर अखिल के बापू कहाँ मानने को तैयार थे। कहते हैं बहुत संस्कारी लोग हैं, दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे अखिल को और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। कविता, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले सोनम से पूछ तो लीजिए कि बात क्या हुई है। सोनम बताओ ना क्या हुआ। जीजा जी तो काफी सुलझे हुए हैं, सरल स्वभाव है, मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। रमा जी, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी सोनम ही गलत लगेगी, जब से आई है बस हम माँ बेटी के ही पीछे पड़ी रहती है। कविता, माँ जी मैं सोनम से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहिए। तो बोलिए सोनम जी, क्या बात हुई। सोनम फफक कर रोने लगी। भाभी मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही बताइए, किटी पार्टी जाने में भला क्या बुराई है। आजकल सभी लेडीज जाती हैं, मैंने बस इतना कहा मैं किटी जा रही हूँ, मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई ज़रूरत हो तो बता देना। आपके जिया जी बरस पड़े, कहते दिखता नहीं है माँ की तबीयत कितना खराब है। तुम्हारी ये रोज रोज का बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं है। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती हैं, तो क्या मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं। बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्च इतने हो गए हैं। मुझे छोटी की भी शादी करनी है, इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी कह दिया भाभी कंगालों के घर शादी हुई है मेरे तो कर्म फूट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कुंवारी ननद के बीच पिसकर रह गई हूँ मैं ऐसी ही रहूंगी, नौकरी कर लूंगी पर अपने शौक नहीं छोड़ूंगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया भाभी। नौकरी करनी है तो अपने मैके जाके कर, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई इसलिए अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी भाभी, कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। कविता, नन्ना सोनम की पूरी बात सुन। सोनम के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है सोनम कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। रमा जी ये क्या बोल रही हो तू, एक तो वो इतनी परेशान है, तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। माँ जी आप बार बार क्यों मेरे मैके और संस्कार को बीच में लाती हैं। और माँ जी आप संस्कारों की बात तो कीजिए ही मत माँ जी, ये आपके ही संस्कार है जिस कारण सोनम अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ करके यहाँ आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आता। इन्हें मैंने कभी अपनी ननद नहीं, हमेशा बेटी माना है। जब इस घर में आई थी 9 साल की थी सोनम, मैंने इससे कहा कितनी छोटी है मुझसे। उन्होंने कहा सोनम मेरी बेटी जैसी है, इसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। और मैंने ऐसा ही किया। सोनम क्या गलत कहा जिया जी ने। पता है आपको जब मैं ब्याह के आई यहाँ, तब आपके भैया ने साफ कह दिया मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल के खर्च के लिए। मेरे संभालने 2 बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे छोटे भाई बहन, पिताजी बीमार रहते हैं और आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा, पर रोज रोज माँ जी के ताने भी सहने लगते। बाजी रहोगी, ज़रूर कोई कमी है इसमें, तभी बच्चे नहीं हो रहे हैं और हमारे कर्म फूटे थे जो ऐसी हमें मिली। तब मेरे स्वाभिमान को भी ठेस पहुंची थी। मैंने कह दिया आपके भैया से समाज मुझे जीने नहीं दे रहा है, अपना फैसला बदल दो, एक बच्चा कर लेते हैं, आपके भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरे गोद में आए। दिन भर माँ जी के ताने, घर के कामों में लगी रहती हूँ। शादी कभी मैंने बाजार का रुख किया हो, मन मार कर रह जाती हूँ। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वो होती। आप अच्छे से जानती होंगी सोनम, क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया, प्यार में कोई कमी रखी। आप बहुत किस्मत वाली हैं जो जीजा जी के रूप में आपको बहुत ही समझदार, आपको बेइंतहा प्यार करने वाले पति मिले हैं।
आप यहाँ झगड़ा करके आ तो गई हैं, पर वहाँ जीजा जी का क्या हाल हो रहा होगा आप जानती हैं। आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, पर तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थी। बता रहे थे कविता भाभी सोनम शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत पूछिएगा, वैसे ही बहुत परेशान है। गलती मेरी ही है, अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाता। बहुत असफल इंसान हूँ मैं। बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ सोनम को लेने। सोनम, क्या भाभी, क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था, मेरी कोई बुराई कोई गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की? कविता, मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते ख़त्म करना बहुत आसान है, पर उन्हें सजो कर रखना बहुत मुश्किल है। तो क्या फैसला किया आपने? कमरे में सामान रखवा दूँ आपका? आराम से यहीं रहिए, किट्टी पार्टी कीजिए। सोनम, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं भाभी? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही नहीं समझ पाई। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। कविता, अरे बस बस दीदी, आपकी इस मासूमियत भरी बातों से तो जीजा जी आपकी हर गलती नज़रअंदाज कर देते हैं। सोना, अब कोई गलती नहीं करूँगी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। कविता, ये हुई ना बात, वो देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं जिया जी गेट पर खड़े। सोनम झेप गई। तब तक अखिल और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी, अरे माला, ये क्या हो रहा है? दामाद जी आए हैं, तुरंत चल दिए। रमा जी, कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं। किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया। रमा जी आज कविता को पूर्ण रूप से अपना चुकी थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपटकर सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूमी माला में पिरो चुकी थी। रमा जी का मुंह से बस इतना ही निकला, हे ऊपर वाले, मेरी कविता जैसी बहू सबको देना। कविता भी अपनी सास को निहारती रह गई, झेप गई, जब तक अखिल और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी, अरे माला, ये क्या हो रहा है? दामाद जी आए और तुरंत चल दिए। रमा जी, कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं। किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया। रमा जी आज कविता को पूर्ण रूप से अपना चुकी थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपट करके सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूमी माला में पिरो चुकी थी। रमा जी के मुंह से बस इतना ही निकला, हे ऊपर वाले, कविता जैसी बहू सबको देना। कविता भी अपनी सास को निहारती रही, जिस प्यार के लिए वो बरसों से तरसती रही थी, आज वो उसके झोली में था। कविता ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। आज कविता बहुत खुश थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। हम इसी तरह की अच्छी कहानियाँ यहाँ लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।